जैसे अगर आप सरकारी स्कूलों की बात करें, जो आजकल सरकारी स्कूल में केवल उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं जो प्राइवेट स्कूलों की फीस पे करने में असमर्थ हैं। ऐसी सिचुएशन से कि वो प्राइवेट स्कूलों की फीस दे नहीं सकते, इसलिए उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते। कोई भी हिंदुस्तान में शौक से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता। इसलिए सरकारी स्कूलों के प्रति हम थोड़ा सा सजग भी हो जाएं। जैसे आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल का जो टीचर होता है, शायद मुझे तो नहीं पता, लेकिन लगभग उसकी 45 या 40 हज़ार से उसकी स्टार्टिंग होती होगी सैलरी की। यानी एक दिन का अगर हम माने तो कम से कम 1200-1300 रुपये से उसकी स्टार्टिंग है, 1300 रुपये से। लेकिन हर टीचर थोड़े ही दिन में उसके बढ़ बढ़ के लगभग, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी एक दिन की 3000 से ऊपर है या 2500 है। अब जो टीचर की सैलरी, जो कक्षा 8 का टीचर है क्लास 8 तक, और उसकी सैलरी पर डे की 2500 रुपये, 2500 रुपये का वो पढ़ाता है? जरूर पढ़ाएगा। लेकिन अगर बच्चे पढ़ने वाले हों, बच्चे कब पढ़ने वाले होंगे? जब उनके अभिभावक उन्हें पढ़ाने वाले हों। इसलिए अभिभावकों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दें और अपने बच्चों वो क्या पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ वे स्कूल गए और वहाँ से वो क्या सीख के आए, थोड़ा सा जान लें। जैसे कि अगर आप थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं तो आप कोई भी किताब उठाएं, जिस भी क्लास में आपका बच्चा है उसको सरकारी स्कूल से बुक्स मिलती हैं। हमारी सरकार एजुकेशन पर काफ़ी खर्च कर रही है, लेकिन उस जो खर्च है उसको जो एप्लीकेशन जो लागू करते हैं, जो टीचर्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो अगर अच्छे से काम ना करें तो फिर सरकार का क्या दोष? सरकार क्या खर्चा कर रही है? हालांकि जो टैक्स जो है ना हम ही लोगों से तो जाता है, तो वही सरकार योजनाबद्ध तरीके से हम तक वापस करती है। तो बहुत सारे जो किताबें होती है उसमें कुछ सूचनाएं लिखी होती है, बच्चे क्या क्या जानते होंगे, तो उसके विषय में सूचना है। क्या इतिहास के अध्ययन की आवश्यकता को बता पाते हैं? इतिहास जानने के साधनों के नाम बता लेते हैं? शैक्षिक भ्रमण द्वारा प्राप्त की गई जानकारियों को संग्रहित कर उसका प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं? पाषाण युग के क्या तीनों नाम जो है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, पाषाणकालीन मानव के रहन सहन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, मानव उत्पत्ति से लेकर धातु काल तक की विकास यात्रा में आए प्रमुख बदलावों को सूचीबद्ध कर पाते हैं? पाषाण काल व धातु काल में औजारों के चित्रों का संग्रह कर कोलाज या फिर प्रोजेक्ट, जिसको प्रोजेक्ट बोलते हैं, वो तैयार कर पाते हैं बच्चे? प्रमुख नदी घाटी सभ्यताओं के नाम, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, यानी 5 सभ्यताएं हैं, उनके बारे में बच्चे जानकारी जुटा पाते हैं या नहीं? नदी घाटी सभ्यताओं की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, विशेषताएं? जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है वो नगरी विशेषता, मिस्र में जो बनाए गए उनको पिरामिड्स बोलते थे, उसमें जो लाशें हैं उनको मम्मी कहते हैं, उन सब की विशेषताओं के बारे में बच्चे जागरूक हैं? हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन एवं अन्य विशेषताओं की तुलना वर्तमान से कर सकते हैं बच्चे? वैदिक काल की समयावधि और प्रमुख विशेषताएं क्या थीं और कैसे थीं? वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था की तुलना वर्तमान सामाजिक ढांचे से। 16 जनपदों का नाम, 16 जनपदों का नाम, जैसे आज के हमें 28 राज्यों के नाम पता है, तो क्या 16 जनपदों के नाम हमको पता है? जैसे माहिष्मती एक महाजनपद था, मगध एक जनपद था। महाजनपदीय राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन, महाजनपदों की साम्राज्य विकास की प्रक्रिया को बताना, बौद्ध तथा जैन धर्मों के साहित्यिक परिचय, महात्मा गौतम बुद्ध का परिचय साहित्य के माध्यम से, जिसमें त्रिपिटक आते हैं, जातक कथाएं हैं, महावीर स्वामी के बारे में। जैन धर्म की शिक्षाओं का कुछ असर है बच्चों पर कि उनकी जो, जैसे बौद्ध धर्म या जैन धर्म दोनों में अहिंसा के बारे में बात की गई। जैन धर्म वाले तो खेती भी नहीं करते, वहाँ भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, इसलिए वो अहिंसा के सूचक के रूप में। मौर्यकालीन प्रमुख शासकों और उनकी कालावधि के बारे में,
मौर्यकालीन साम्राज्य विस्तार को मानचित्र पर प्रदर्शित करना। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की वर्तमान शासन व्यवस्था से तुलना करना। अशोक के अभिलेखों के बारे में बात करना। मौर्यकालीन प्रमुख नगरों और शासकों और उनकी कालावधि तथा उपलब्धियों के बारे में बताना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस को हराया था और सम्राट अशोक का युद्ध कलिंग से हुआ, जो कलिंग आजकल उड़ीसा है। गुप्त काल के शासकों के नाम बताइए और उनकी उपलब्धियों के बारे में वर्णन। गुप्त काल में संगीत, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए, इसके बारे में। ईसा पूर्व तथा ईसवी सन में क्या अंतर है। एडी यानी जो भगवान ईसा हैं उनके जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व बोलते हैं और उनके बाद के समय को ईसवी बोलते हैं। क्या इन सब चीज़ों, छोटी छोटी बातों में बच्चे डिफरेंस कर लेते हैं तो अच्छी बात है। 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के प्रमुख उत्तर भारतीय राजवंशों की तुलना करते हुए उनकी उपलब्धियों के बारे में बताइए। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक विशेषताओं को अभिव्यक्त करते हुए उनकी कला एवं संस्कृति की तुलना उत्तर भारत के राजवंशों से कीजिए। इतनी जानकारियां आपके बच्चे को होनी चाहिए जो अभी आपने सुनी देखी। अब आप अपने बच्चे से पूछें क्या उसको कुछ भी आता है। अगर इसमें से 50% भी आता है दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है। किताब बनाई जाती है अगले क्लास के स्टैंडर्ड को देखते हुए। अगर वो 50 से 60% तक अगर अंक अर्जित करता है दैट्स गुड इनफ। लेकिन अगर कोई 80% पाता है, 90% पाता है, 95% पाता है नंबर, तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई 20% भी नहीं आता, दिस इज़ वेरी सीरियस मैटर, ये सोचनीय बात है। तो आप, मुझे आशा है कि आप ये ज़रूर क्वेश्चंस करेंगे, अपने बच्चों से पूछेंगे। अगर उनको नहीं आता है तो आप ज़रूर स्कूल के टीचर के पास जाएंगे ना, जाएंगे, अपना नाम कमेंट करना, अपना पता। और अगर आप कहीं गए और टीचर से आपने बात की तो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर करें। जय हिंद।